हेलो एंड वेलकम्स टू इंग्लिश डीएनए। आज का जो अपना वीडियो है अपनी एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की जो सीरीज चल रही है उसी का लेक्चर नंबर 5 है। आज के अपने वीडियो का टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडर। ये वाला जो अपना चैप्टर है उससे अपने सिलेबस में मेनली 8 टॉपिक्स है जिनमें से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। उनमें से भी 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन पे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और क्वेश्चन भी बिल्कुल स्टैंडर्ड है और ऑप्शन भी उनके फिक्स रहते हैं। ठीक है, वो 3 जो मैंने यहाँ पे रेड कलर में लिखे हैं। ठीक है, तो अपन लोग क्या करेंगे, इन 8 टॉपिक्स को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे और कौन से टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपकी कहाँ गलती हो सकती है। ठीक है, वो सारी चीजें एक एक करके देखते हैं। तो चलो आ जाओ, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किसका मतलब क्या होता है। देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद में लिखा हुआ है टेंडर। ये जो 2 टर्म है ना, कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर, इन दोनों को आपको अच्छे से डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, दोनों का मतलब क्या होता है। ठीक है, नहीं तो आपका एक क्वेश्चन गलत हो सकता है और आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपन लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे और उसके साथ में दोनों को अच्छे से डिफरेंशिएट कर देंगे। देखो, मान लो ये कोई एक पब्लिक प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये एक पब्लिक प्रोजेक्ट है और गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को बनाना चाहती है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस प्रोजेक्ट को बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को दे देगी। ठीक है, अब उसके बाद में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इस प्रोजेक्ट को खुद नहीं बनाएगा, वो क्या चाहेगा कि मेरे को एक प्राइवेट पार्टी मिल जाए या फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर मिल जाए। ठीक है, और वो इस प्रोजेक्ट को बना दे। तो उसकी जो प्रोसेस स्टार्ट होगी वहीं से आपके पास में टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट समझ में आएगा आपको क्या होता है। देखो, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस करेगा अपनी टीम के अंदर और उसके बाद में क्या करेगा, एक लिस्ट बनाएगा जिसके अंदर वो लिखेंगे कि जो आपका किस तरीके का प्रोजेक्ट है, उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है, उसकी लोकेशन क्या है। इस तरीके से 7-8 तरीके की चीज़ें लिखी जाती है, डिटेल में पूरी लिस्ट होती है। ठीक है, वो लिस्ट क्या होती है आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वो जो लिस्ट और जो आपको नोटिस तैयार करते हैं ये लोग, वो क्या करते हैं, उसके बाद में न्यूज़पेपर में उसको पब्लिश कर देते हैं। तो वो जो आपका नोटिस होता है ना, उसी नोटिस को यहाँ पे इंजीनियरिंग भाषा के अंदर बोला जाता है टेंडर। ठीक है, जनरल भाषा में आप उस नोटिस को क्या बोलते हो, नोटिस बोलते हो, लेकिन ये जो नोटिस होता है इसके अंदर डिटेल के अंदर जो चीज़ें लिखी होती है उसको बोलते हैं टेंडर। बस इतना ही होता है टेंडर। एक तरीके का ऑफर होता है किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए, एक तरीके का नोटिस होता है जो किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इश्यू करता है। ठीक है, तो टेंडर का तो गेम खत्म हो जाता है कि टेंडर क्या होता है। अब देखो, ये लोग क्या करेंगे, टेंडर इश्यू करेंगे, नोटिस जो है इश्यू करेंगे, पब्लिश करेंगे। उसके बाद में क्या होगा, बहुत सारी प्राइवेट पार्टी जो है इस टेंडर को एक्सेप्ट करने के लिए आएगी। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए आएगी। तो क्या होगा, लास्ट के अंदर एक जो पार्टी होगी उसको ये प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, जो पार्टी होगी, जो प्राइवेट पार्टी है वो प्लस उसके साथ में जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो उस प्रोजेक्ट का सुपरविजन करेगा, उन दोनों के बीच में एक तरीके का एग्रीमेंट साइन होगा रिटर्न के अंदर। ठीक है, और उसका एक बॉन्ड भी साइन होगा और वहां से आपके पास में जो 2 रेड कलर में टर्म लिखी है ना, इनका मतलब आपको समझ में आएगा। तो जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है और जो आपकी प्राइवेट पार्टी है, उन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट साइन होता है, ठीक है, जो अंडरटेकिंग साइन होती है प्राइवेट पार्टी के द्वारा, उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो कॉन्ट्रैक्ट तो क्या है, एक अंडरटेकिंग है। ठीक है, जो आपका टेंडर इश्यू करने के बाद में कॉन्ट्रैक्टर साइन करता है। ठीक है, और टेंडर जो है एक ओनली नोटिस है। समझ गए। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि आपको एक नोटिस दिया गया काम करने के लिए, आपने उस नोटिस को एक्सेप्ट किया और आपने जो एग्रीमेंट साइन कर दिया। तो वो जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट है और वो नोटिस जो है वो टेंडर है। अच्छे से समझ में आ गया कि टेंडर तो क्या होता है और जो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब अपन देखते हैं कि अर्नेस्ट मनी तो क्या होती है और सिक्योरिटी मनी क्या होती है। देखो, इनको मैंने रेड कलर में इसलिए लिखा है क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है वो यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है कि अर्नेस्ट मनी क्या होती है, सिक्योरिटी मनी क्या होती है। और बहुत सारे लोग जो है इन दोनों टर्म के बीच में कंफ्यूज ही रहते हैं और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, ध्यान से समझना, आज के बाद में आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। देखो, मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट टेंडर नोटिस इश्यू करता है उसके अंदर क्या क्या देता है आपको कि इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने दे दी कि ये जो प्रोजेक्ट है 100 करोड़ का है, किसके हिसाब से, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हिसाब से। उसके साथ में मैं क्या बोलूँगा कि आपको अर्नेस्ट मनी इतनी जमा करानी है और सिक्योरिटी मनी इतनी जमा करानी है। अब समझो, मान लो जो प्राइवेट पार्टी है या फिर कॉन्ट्रैक्टर है जिसकी ये 100 करोड़ का प्रोजेक्ट करने की औकात है, वो लोग क्या करेंगे, सबके सब उस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की दी हुई डेट के ऊपर उस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे बोली लगने वाली है। ठीक है, बोली का मतलब क्या होगा कि जो बिड ऑर्गेनाइज होगी। ठीक है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बिड ऑर्गेनाइज कराएगा। अब सब लोग क्या करेंगे, इसकी अलग अलग बोली लगाएंगे अपने अपने हिसाब से। किस तरीके से, एक जो लिफाफा होगा उसके अंदर रिटर्न के अंदर जो लिख के दे देंगे कि हम जो है इस प्रोजेक्ट को इतने में कर सकते हैं। मान लो सबसे कम जो बोली लगी वो लगी 80 करोड़ की। ठीक है,
मैं मान लो एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैंने बोला कि मैं जो प्रोजेक्ट आपका उसको 80 करोड़ में कंप्लीट कर दूंगा। बाकी जितने भी कॉन्ट्रैक्टर आए थे उन्होंने इससे ज़्यादा की बोली लगाई। अब क्या हुआ, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जैसे मान लो आप इंजीनियर हो, सरकारी इंजीनियर, उन्होंने क्या किया, मेरे को सेलेक्ट कर लिया कि ठीक है हम आपको ये प्रोजेक्ट देते हैं, आप ये प्रोजेक्ट करो। बोली लग गई, सब लोग चले गए। कुछ देर बाद में क्या हुआ, या फिर कुछ दिनों बाद में मैंने क्या किया, मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। मैं बोला मैं तो नहीं कर रहा। अब बताओ तुम क्या कर लोगे। इस चीज़ से बचने के लिए, ध्यान से समझना, इस चीज़ से बचने के लिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने क्या किया कि एक सिक्योरिटी मनी लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब सिक्योरिटी मनी अलग चीज़ है, अर्नेस्ट मनी अलग चीज़ है। उन्होंने क्या किया कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है, एक बार जो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने के बाद में, उस टेंडर को एक्सेप्ट करने के बाद में रिफ्यूज़ नहीं करे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट बताई थी, कितनी बताई थी, 100 करोड़। इस 100 करोड़ का 2% जो है ना, उस टेंडर जब एक्सेप्ट करेगा वो कॉन्ट्रैक्टर, उसके साथ ही उसको चेक देना पड़ेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, एक डॉक्यूमेंट साइन करेगा और उसके साथ में इस 100 करोड़ का 2% पैसा चेक साइन करके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को दे देगा, एक सिक्योरिटी के हिसाब से। ठीक है, अब क्या करेगा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, क्या करेगा, अगर ये प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर देता है तो उससे क्या करेगा, 8% पैसा और लेगा। ठीक है, प्लस 8% पैसा और लेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट ने कितना पैसा जमा करा दिया, 10%। अब देखो यहीं से आपकी दोनों टर्म का मतलब निकलेगा। देखो अगर वो कॉन्ट्रैक्टर उस काम को करने से मना कर देता है, स्टार्ट ही नहीं करता, मान लो मैंने रिफ्यूज़ कर दिया, मैं तो नहीं कर रहा, तुम क्या कर लोगे। ठीक है, इस केस में क्या होगा, ये 2% पैसा जो है ना, वो उसको वापस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और वो लोग क्या करेंगे, एक नई बिड ऑर्गेनाइज करा लेंगे। तो ये जो 2% पैसा है ना, कि कॉन्ट्रैक्टर प्रोजेक्ट को रिफ्यूज़ नहीं करे, इसलिए लिया जाता है, इसको बोला जाता है अर्नेस्ट मनी। क्या बोला जाता है इसको, इसी को बोला जाता है अर्नेस्ट मनी। तो आपको समझना होगा अर्नेस्ट मनी कितनी होती है। पहली बात तो वो होती है एस्टिमेटेड कॉस्ट की 2%। दूसरी बात क्यों ली जाती है, कॉन्ट्रैक्टर प्रोजेक्ट को रिफ्यूज़ नहीं करे एक बार टेंडर जो एक्सेप्ट करने के बाद में, इसलिए ली जाती है। अगर रिफ्यूज़ कर दिया तो क्या होगा, उसको वापस नहीं मिलेगी। 3 क्वेश्चन बन गए भाई। पहला तो ये कि अर्नेस्ट मनी कितनी होती है, 2% होती है, किसका होती है, एस्टिमेटेड कॉस्ट का। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या बन गया है कि क्या ये पैसा वापस दिया जाता है या नहीं दिया जाता। ठीक है, तो आप अच्छे समझ गए कि उसने जो है प्रोजेक्ट को रिफ्यूज़ कर दिया, मैं नहीं करूँगा तो नहीं दिया जाएगा। और अगर मान लो वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहता है, कर देता है, तो उससे 8% पैसा और लिया जाएगा और टोटल हो जाएगा 10%, और इसको बोला जाएगा सिक्योरिटी मनी। अब देखो सिक्योरिटी मनी के अंदर आपकी अर्नेस्ट मनी इंक्लूड हो गई है, और ये है स्टैंडर्ड क्वेश्चन एसएससी का। एसएससी क्या पूछती है कि जो आपकी सिक्योरिटी मनी होती है, पहला तो वो कितना होती है, 10% होती है। दूसरी बात कि उसके अंदर अर्नेस्ट मनी जो इंक्लूसिव होती है फिर एक्सक्लूसिव होती है, उसके अंदर जो अर्नेस्ट मनी है वो इंक्लूड होती है भाई। उसको सिर्फ 8% एक्स्ट्रा पैसा देना होता है, 2% उस पहले ही दे चुका है जब उसने टेंडर जो लिया था ना, साइन किया था उसी टाइम पे। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि ये इसके अंदर इंक्लूड है। 10% ये पैसा होता है सिक्योरिटी मनी जिसको तुम बोलते हो। ठीक है, और तीसरी बात कि क्या ये जो है वापस दी जाती है कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टर को वापस दी जाती है, लेकिन उसकी टर्म एंड कंडीशन होती है, और वहाँ पे क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है, ये जो 10% पैसा है ये कॉन्ट्रैक्टर को कब दिया जाता है, उसका गारंटी पीरियड खत्म होने के बाद। ठीक है, अब समझो गारंटी पीरियड क्या होता है। मान लो मैंने जो प्रोजेक्ट है आज कंप्लीट कर दिया, अब क्या है, इसका गारंटी पीरियड स्टार्ट होएगा। कैसे, वो लोग क्या करेंगे, 6 महीने या फिर 1 साल या फिर एक रेनी सीजन का टाइम देंगे। तब तक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उसको मॉनिटर करेगा और चेक करेगा, उस पर एक्सपेरिमेंट करेगा प्रोजेक्ट के ऊपर कि आपने जो बनाया वो सही बनाया क्या। ठीक है, अगर वो सारी चीज़ें जो उसकी टर्म एंड कंडीशन थी वो आप फुलफिल कर पाते हो तो आपको 10% पैसा वापस दे दिया जाएगा। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो पेनल्टी जितनी लगती है वो इसमें से काट ली जाती है और बचा हुआ पैसा आपको दे दिया जाता है। तो ये जो आपकी सिक्योरिटी मनी है ये कॉन्ट्रैक्टर को कब दी जाती है, इस पर क्वेश्चन बनता है। आपको याद रखना है कि जब आपका गारंटी पीरियड कंप्लीट हो जाएगा और आपकी सारी टर्म एंड कंडीशन आप फुलफिल कर पा रहे हो तो आपको 10% पैसा वापस दे दिया जाता है। समझ गए। तो अर्नेस्ट मनी 2% होती है, सिक्योरिटी मनी जो 10% होती है। सिक्योरिटी मनी के अंदर अर्नेस्ट मनी इंक्लूड होती है। और सिक्योरिटी मनी कब जमा करानी होती है ये भी क्वेश्चन बनता है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हो, पहले तो आप यार टेंडर जो है एक्सेप्ट किया आपने, ठीक है, उसका नोटिस एक्सेप्ट किया, उसका डॉक्यूमेंट जमा कराते हो। उसके बाद में वो लोग क्या करते हैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट देते हैं, पूरी लिस्ट देते हैं, डिजाइन ड्राइंग सारी चीज़ें। उसके बाद में आप एग्रीमेंट साइन करते हो, अंडरटेकिंग साइन करते हो, अभी बताया था ना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो। उसके बाद में आपको 10% पैसा देना होता है। ठीक है, 8% सॉरी 2% पहले दे चुके हो, 8% उसके बाद देना है। तो अच्छे समझ में आ गया ना। इतना डिटेल में इसलिए बताया कि भाई किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर आपसे कोई रास्ते चलते पूछ ले
कि भाई अर्नेस्ट मनी क्या होती है, सिक्योरिटी मनी क्या होती है, तू इंजीनियर है बता, तो साले को फोड़ देना भाई, बोले ये होता है भाई, ठीक है। अब देखो आपने जो टेंडर इश्यू तो कर दिया, ठीक है, लेकिन उसको एक्सेप्ट कौन कर सकता है, हर कोई तो नहीं कर सकता ना। डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर जब समझाया था तब बताया था कि बहुत सारी पोस्ट होती है, बहुत सारे अधिकारी होते हैं, सबके अलग अलग काम होते हैं, तो सबके पास बराबर पावर तो नहीं होती ना। तो पावर ऑफ एक्सेप्टिंग टेंडर, इस पे आपके पास में क्वेश्चन पूछता है और वो आपको क्या दे देगा, फॉर एग्जाम्पल आपको दे देगा कि डबल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कितने करोड़ तक का प्रोजेक्ट या फिर कितने लाख तक का प्रोजेक्ट जो है एक्सेप्ट कर सकता है या टेंडर जो है एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। आप देखो भाई, ये देखो क्या होता है, ध्यान से समझो। सबसे ऊपर आपके पास में क्या होता है, चीफ इंजीनियर होता है, इसके पास में जो है ना फुल पावर होती है भाई। फुल पावर से क्या मतलब हुआ, 1 रुपए से लेके चाहे कितने करोड़ कितने लाख करोड़ का प्रोजेक्ट हो, ये जो है एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा अधिकारी है। इसके नीचे कौन आता है, इसके नीचे आपके पास में आता है SE, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, ठीक है। स्ट्रक्चर जब समझाया था तब बताया था ना, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के पास में भी फुल पावर होती है, ठीक है। और क्वेश्चन जो आता है ना इसी पे आता है, ऐसा क्यों भाई। एक बात तुम सोचो, वो क्या बोलेगा कि सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के पास में कितने करोड़ तक का टेंडर एक्सेप्ट करने की पावर होती है, और ऑप्शन में क्या दे देगा, फुल पावर 10 करोड़ 50 करोड़ 1 लाख करोड़, 4 ऑप्शन ऐसे बना देगा। आप लोग क्या सोचोगे कि यार फुल पावर तो एक आदमी के पास ही होती है ना, जो चीफ इंजीनियर होता है, सबसे बड़ा तो यही है। इसके नीचे जो होते हैं उनके पास तो कोई लिमिट होती होगी, तो आप क्या करोगे, अगर तुक्का ही मारोगे ना तो इस पर तो कभी नहीं मारोगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आपको पता नहीं है तो। आपको याद रखना, जितनी पावर चीफ इंजीनियर के पास होती है ना, उतनी सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के पास भी होती है टेंडर एक्सेप्ट करने की। किसी भी प्रोजेक्ट का टेंडर ये एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। अब देखो इसके नीचे कौन आ जाता है, इसके नीचे आता है डबल ई कौन सा, वही वाला मैंने बोला था ना कि IAS जब आप ज्वाइन करते हो तो AEE करते हो, कुछ दिन बाद प्रमोशन होकर आप EE बन जाते हो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। इसके पास में लिमिट होती है भाई, इसके पास लिमिट कितने की होती है, 5 लाख तक की। आप जो है 5 लाख तक का प्रोजेक्ट है ये एक्सेप्ट कर सकता है भाई, सिर्फ 5 लाख तक का, 5 लाख तक के प्रोजेक्ट का टेंडर ये एक्सेप्ट कर सकता है। उससे ऊपर का अगर कोई भी टेंडर हुआ तो इन दोनों को भेजना पड़ेगा, ठीक है। इसके नीचे कौन आ जाता है, इसके नीचे आ जाता है आपके पास में SDO, ठीक है। ये देखो SDO का मतलब क्या हुआ, सब डिविजनल ऑफिसर, ठीक है। सब डिविजनल जो ऑफिसर होता है इसके पास में 50,000 तक की पावर होती है भाई। ये सिर्फ 50,000 तक के जो टेंडर होता है ना उन्हीं को एक्सेप्ट कर सकता है। इससे ऊपर का टेंडर हुआ तो इन तीनों को बुलाना पड़ेगा, सिंपल। उसके नीचे आपके पास में आ जाता है IN, ठीक है। IN के पास में सिर्फ 20,000 की पावर होती है भाई, देखो कितनी सी औकात है इसकी। IN जो है 20,000 तक के टेंडर को एक्सेप्ट कर सकता है, उससे ऊपर का कोई भी टेंडर हुआ तो इन चारों को बुलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो आंकड़े ना आपको याद रखने हैं, इनसे डायरेक्ट आपके पास SSC क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या अपने पास में, नेक्स्ट अपने पास में टेंडर नोटिस, ठीक है। इससे क्या मतलब हुआ, मैंने अभी आपको बताया, जो टेंडर का नोटिस इश्यू किया जाता है, न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाता है, वहाँ पे एक लिस्ट दी जाती है, क्या कि डिपार्टमेंट कौन सा है, लोकेशन क्या प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट, अर्नेस्ट मनी, सिक्योरिटी मनी, इस तरीके से प्रोजेक्ट का टाइम कितना है, कितनी ड्यूरेशन में आपको कंप्लीट करना है, और टर्म एंड कंडीशन, ठीक है। तो ये जो लंबी सी लिस्ट होती है ना, उसमें से SSC क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा जो है टेंडर नोटिस में नहीं दिया जाता, और वो जो लिस्ट होती है ना वो मैंने दिया आपको नोट्स में। उस लिस्ट को यहाँ पे डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आपको आराम से समझ में आ जाएगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे दी जाती है। तो वो डॉक्यूमेंट्स की एक तरीके की लिस्ट है, ठीक है। टेंडर नोटिस की अलग लिस्ट होती है और कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट जो होता है उसकी एक अलग लिस्ट होती है। तो इन दोनों की लंबी लंबी लिस्ट है, मैंने नोट्स में दे दी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे अपन। इसके बाद देखो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कितने तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इस पर क्वेश्चन बनता है भाई। SSC यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछी है, ठीक है। 3 तरीके के आपके पास में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं देखो ध्यान से सुनो भाई। तीनों में क्या डिफरेंस होता है, ये है मेन बात, ये अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। पहला जो अपने पास में कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका नाम है लंप सम कॉन्ट्रैक्ट। क्या नाम है, लंप सम कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आसान भाषा में बोलो तो अप्रोक्सीमेट या फिर लगभग, ठीक है। इससे आपको नाम से समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर आधी चीज़ें नहीं दी होगी, लगभग चीज़ें दी होगी, ठीक है। देखो कुछ समझ नहीं आया ना, अब एग्जाम्पल के साथ समझा जाएगा। देखो मान लो एक 500 मीटर की कोई जो है रूरल जो है CC रोड है। किस तरीके की रोड है, CC रोड है गाँव के अंदर 500 मीटर की, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है कि डैमेज हो गई ये रोड, इसको करना है रिपेयर, ठीक है। कुछ पेचेज इसके अंदर आ गए और वो क्या डिपार्टमेंट क्या चाहता है, इसको रिपेयर करें। तो वो क्या करेंगे, एक लगभग कॉस्ट फिक्स कर देंगे कि इसके जो पेचेज है इनको रिपेयर करने की कॉस्ट मान लो 20,000 रुपये है, ठीक है। 20,000 रुपये है और टाइम आपको दे देंगे 7 दिन, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे, वो यहाँ पे 2 चीज़ें फिक्स हो जाती है। कौन सी चीज़ें फिक्स होता है, ध्यान से सुनना, इन पे क्वेश्चन आता है
एक तो आपके पास में जो है कॉस्ट फिक्स हो गई और एक आपके पास में टाइम फिक्स हो गया, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वेरी करेगी। वेरी करने से क्या मतलब है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है कोई भी मेजरमेंट नहीं करेगा कि जो आपके पेज कितने हैं और उनका एरिया कितना है, इस तरीके की कोई भी चीज़ मेजर नहीं करेगा और उसके साथ में आपको कोई स्पेसिफिकेशन भी नहीं देगा, कोई शेड्यूल ऑफ रेट्स भी नहीं देगा, ठीक है। वो आपको कुछ नहीं बताएगा, वो आपको सिंपल इतना सा बोलेगा कि इस रोड के जो पेचेज है वो भरने हैं, उनको रिपेयर करना है और 20,000 रुपये हम आपको देंगे, 7 दिन का टाइम है, ठीक है। छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो भी इसको ले लेगा वो इसको काम को कर देगा। तो ये एक तरीके से अप्रोक्सीमेट चीज़ हुई ना आपने कोई मेजरमेंट किया, ना आपने कोई जो है उसको बोला, स्पेसिफिकेशन दिए, कंक्रीट की कौन सी ग्रेड यूज़ करनी है, कुछ भी नहीं दिया, लगभग आपने सारी चीज़ें डिसाइड कर दी। तो इसको बोलते हैं लंप सम कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो दूसरा कौन सा होता है, वो भी इससे थोड़ा सा एडवांस होता है। उसके अंदर क्या करते हैं, उसका नाम होता है लंप सम एंड शेड्यूल रेट। क्या, शेड्यूल रेट। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो लंप सम के साथ में शेड्यूल और जुड़ गया किसका, रेट्स का। इसका मतलब सीधा सा हुआ कि दो चीज़ें तो अभी भी फिक्स है। कौन सी फिक्स है, ये फिक्स वाली चीज़ें है ना, इन पे कुछ नहीं बनता है। फिक्स क्या है, आपके पास में कॉस्ट अभी भी फिक्स है, ठीक है, और आपके पास में टाइम भी फिक्स है कि इतने टाइम में आपको ये काम करना है, ठीक है। ये फिक्स हो गया आपके पास में, दो चीज़ें फिक्स है। फिर शेड्यूल किस चीज़ का दे रहे हैं, इसको देखो तुम एक एग्जाम्पल के साथ में समझो। मान लो ये कोई एक बिल्डिंग है और इसके अंदर टोटल 4 फ्लोर है, ठीक है। अब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट क्या चाहता है ना, ये बिल्डिंग पुरानी हो गई, इसके फ्लोर को रिपेयर करना है, ठीक है। यहाँ पे पहले मान लो सीमेंट का फ्लोर था, अभी वो क्या चाहते हैं, इसमें टाइलें लगाओ। तो वो लोग क्या करेंगे ना, एक फ्लोर का एरिया मेजर करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल एरिया उनके पास लगभग आ जाएगा। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है ना हर फ्लोर पे, तो आपके पास में एरिया क्या है, लगभग ही आया। लगभग एरिया मेजर करेंगे और उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट जो है दे देंगे किसी ना किसी को, और उसको क्या बोलेंगे कि एक तो कर दिया टाइम को फिक्स, ठीक है, इतने टाइम में बनाना है, कॉस्ट को भी फिक्स कर दिया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और साथ में उन्होंने फिक्स कर दी, शेड्यूल रेट। इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपको जो टाइल बता देंगे, कौन सी टाइल लगानी है, कितने रुपए की टाइल लगानी है। सिंपल देखो, पहले वाले ओनली लमसम में उन्होंने बताया नहीं था कि ग्रेड कौन सी लेनी है कंक्रीट की, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, टाइम और कॉस्ट तो फिक्स कर दी, इसके साथ में जो आइटम भी फिक्स कर दिया। नंबर ऑफ आइटम फिक्स नहीं करे, ओनली किस रेट का आइटम लगाना है, शेड्यूल रेट जो है फिक्स कर दी। इसलिए इसको क्या बोला, लमसम शेड्यूल रेट कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए। एक चीज़ और यहाँ पे एक्स्ट्रा फिक्स हो जाती है, वो होता है आइटम की जो है रेट, ठीक है। अब देखो ये तो हो गए दो तरीके की। अब देखो सबसे एग्जैक्ट टाइप का और सबसे अच्छा एक्यूरेट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको बोलते हैं शेड्यूल रेट कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा, तीसरा आ गया शेड्यूल रेट। वहाँ से लंप सम हटा दिया, अब आपको शेड्यूल रेट ही दे रहा है। देखो इसके अंदर क्या होता है, ये सबसे एक्यूरेट क्यों है, इसके अंदर जिस तरीके से अपने एक एस्टिमेट बनाते हैं ना, उस तरीके से डिटेल एस्टिमेट बनता है। और उसके साथ में वो क्या करेंगे, आपको एक दो टाइम फिक्स कर देंगे, ठीक है। देखो कितनी चीज़ें फिक्स होगी यहाँ पे, टाइम आपका फिक्स होएगा, ठीक है, कॉस्ट जो आपकी फिक्स होएगी, ठीक है, कि आपको इतने रुपए में जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। उसके साथ में आपके पास में नंबर ऑफ आइटम्स फिक्स होंगे, ठीक है, कितने आइटम आपको यूज़ करने हैं, क्या क्या आइटम यूज़ करने हैं, उनकी क्वालिटी या फिर स्पेसिफिकेशन भी फिक्स होंगे। क्या, क्वालिटी फिक्स होएगी। सारी चीज़ें जितनी भी आप यूज़ करने वाले हो ना उसके अंदर सारी फिक्स होएगी। उसके साथ ही जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मेजरमेंट भी करेगा, ठीक है। समझ गए। फिक्स तो है ही, साथ में मेजरमेंट भी हो रहा है कि आपने जो करा है काम वो पूरा किया या नहीं किया। लंप सम कॉन्ट्रैक्ट और लंप सम एंड शेड्यूल रेट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पैसा देने के टाइम पे मेजरमेंट नहीं करता। यही मेन डिफरेंस है कि मेजरमेंट जो है सिर्फ इसी के अंदर किया जाता है, उन दोनों के अंदर मेजरमेंट नहीं किया जाता, और यहीं से क्वेश्चन गलत होता है। समझ गए। क्योंकि आप क्या सोचोगे कि यार अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सुपरविजन कर रहा है तो पैसा देने से पहले मेजरमेंट तो करेगा ही, लेकिन उन दोनों के अंदर नहीं किया जाता, सिर्फ इसी के अंदर किया जाता है, डिटेल वाले में। और ये वाला जो है कॉन्ट्रैक्ट का जो मेथड है वो बड़े प्रोजेक्ट के अंदर जो है काम करता है, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं और उनमें क्या क्या मेन डिफरेंस होता है, ठीक है। इस तरीके से अपने पास में प्रोजेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर वाला जो चैप्टर है यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब देखो अपने 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने जब QSP का सिलेबस डिस्कस किया था तो उसमें बताया था, तो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अगला चैप्टर जो आएगा यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरी QSP का। ये एक चैप्टर पढ़ लेना और बाकी QSP पढ़ लेना, बराबर वेटेज है भाई। इस अकेले यूनिट ऑफ मेजरमेंट में से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे और बची पूरी QSP में से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। टोटल मान लो 5 क्वेश्चन का वेटेज है ना, तो 2 या 3 क्वेश्चन उसी चैप्टर में से आएंगे, और वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन अगले वीडियो में, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।